Hey guys, this is Swabhagi and you're watching Layman's Commerce. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में. नाउ बेसिक टर्म्स एंड अकाउंटिंग क्यों? दो रीजंस हैं. आने वाले जितने भी एडवांस चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे या मुझसे या कैसे भी, वो जो एडवांस चैप्टर्स हैं उनमें ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं. सो बहुत ज़रूरी होता है कि ये टर्म्स से आप फेमिलियर हो जाएं. ओके. दूसरा रीज़न ये है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टर्म्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन टर्म्स से थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो बिना इंतज़ार किए शुरू करते हैं. ना बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब वो ऐसे टर्म्स और छोटी छोटी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं अकाउंटिंग करते टाइम और बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जो कि आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. मतलब आने वाले चैप्टर्स में आप इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे. सो इनका मतलब जान लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. ओके. नाउ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? नाउ ये जो टर्म्स हैं ये आपके लिए थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में भी इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स इनसे रिलेटेड थ्योरी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में. ओके. शॉर्ट नोट टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो ये इनका जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. ओके. नाउ सबसे जो क्या बोलते हैं, पहली चीज़ है दैट इज़ बिजनेस एंटिटी. नाउ व्हाट इज़ अ बिजनेस एंटिटी? बिजनेस एंटिटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर्स. ठीक है. बिजनेस एंटिटी क्या है? ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हैं. अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं. आने वाले वीडियोस में हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे. तो बिजनेस एंटिटी क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करता है अपने स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पे और दूसरे एंटिटीज़ के साथ अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस में एंटर करता है. अब ट्रांजैक्शंस क्या हैं? बिजनेस एंटिटी तो जान लिया हमने. व्हाट आर ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? हर वो इवेंट जो कि एक बिजनेस एंटिटी अंडरटेक करती है किसी दूसरी बिजनेस एंटिटी के साथ, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांजैक्शंस के बारे में वो क्या है कि वो जो पर्टिकुलर इवेंट होना चाहिए वो इकोनॉमिक टर्म्स में होना चाहिए. इकोनॉमिक टर्म्स मतलब कि मॉनेटरी वैल्यू जिसकी होती है उन टर्म्स में होना चाहिए. तो ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या? हर वो इवेंट दैट एवरी इवेंट दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन एंटिटी एंड जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं. और वो वैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिजनेस एंटिटी ने दूसरी बिजनेस एंटिटी को 5 लाख रुपीज़ का सेल किया, तो दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन. एक बिजनेस एंटिटी ने दूसरे बिजनेस एंटिटी से एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया, तो दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन. ओके. नाउ एसेट, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे. नाउ एसेट क्या होता है? हर बिजनेस एंटिटी को किसी भी टाइप की बिजनेस एक्टिविटी में अंडरटेक करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. अब वो रिसोर्सेज अलग अलग टाइप के होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं तो हमको स्टॉक की ज़रूरत है, तभी हम बेचेंगे लोगों को. अगर मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ तो मुझे मशीनरी की ज़रूरत है जिसको यूज़ करके मैं चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करूँगा. ठीक है. तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया. वो चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके हम अपना बिजनेस करते हैं. तो आसान भाषा में हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एन एसेट इज द रिसोर्सेज. ओके. एन एसेट इज द रिसोर्सेज दैट इज यूज्ड बाय द एंटिटी, दैट इज द बिजनेस एंटिटी, टू अंडरटेक और परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज. ओके. एसेट्स क्या है? वो रिसोर्सेज जो हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एंड ट्रेड हो गया. ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके किस चीज़ के? एसेट्स के. ओके. नाउ एसेट्स जो होते हैं वो जनरली फर्दर दो टाइप में क्लासिफाइड होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट और नॉन करंट को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग. वो उस एसेट को कितने समय तक हम इस्तेमाल करने वाले हैं या वो एसेट हमारे बिजनेस में कितने समय तक के लिए रहने वाला है, उस बेसिस पे हम किसी भी एसेट को डिफाइन करते हैं कि वो करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है. अगर किसी भी बिजनेस को, किसी भी एसेट को हम सिर्फ 12 महीने या उससे कम समय के लिए अपने बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं
तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। और किसी भी एसेट को अगर हम 12 महीने या उससे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट। ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी नहीं है कि 12 महीने हो, डिपेंडिंग कि किस तरीके का बिजनेस है इस टेन्योर को बढ़ाया घटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि करंट एसेट्स वो हैं जो फ्लो में रहते हैं, जो बार बार आते जाते रहते हैं, जिनका फिक्स रहना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमारे डेप्टर्स हो गए, उनसे हमेशा ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। स्टॉक हो गया, उनसे हमेशा आता जाता रहता है। जबकि प्लांट एंड मशीनरी एक बार हमने खरीद लिया तो वो कई सालों तक हमारे पास रहता है। दैट मीन्स मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट एंड स्टॉक्स एंड डेप्टर्स इज अ करंट एसेट। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज़ के ऊपर। जानते हैं कि लायबिलिटीज़ हमारे लिए क्या होती हैं? लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस टू एन एंटिटी। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? हमारे बिजनेस के ऊपर जो देनदारी है दूसरे बिजनेसेस की, दैट मीन्स हमें जो पैसे देने हैं दूसरे लोगों को, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी से उधार में सामान खरीदा है तो उसके लिए हमें उन लोगों को पेमेंट करना है, तो उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। दैट मीन्स वो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे एक तरीके से कि वो क्रेडिटर्स ही होते हैं हमारे, और हमें उनको पेमेंट करना है। सो वो हमारा एक ऑब्लिगेशन है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ लायबिलिटी। मतलब हमारे ऊपर दूसरों का जो उधार है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। नाउ लायबिलिटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स एंड दैट इज करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। एसेट्स की तरह ये भी है। दैट मीन्स ये टेन्योर बेस्ड है। ऐसी लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म में हम पे ऑफ कर देंगे उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, या फिर लेकिन ऐसी लायबिलिटी जो कि शॉर्ट टर्म में हम पे ऑफ नहीं करने वाले हैं, जो लंबे समय तक हमारे पास रहने वाली है, उनको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल क्या होगा? जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए या कोई शॉर्ट टर्म पेबल हो गया, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन लेकर के रखा हुआ है 5 साल के लिए, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, वो हमारे ऊपर उधार है जो हमें दूसरों को पे करना है, बट वो पेमेंट आने वाले सालों में होने वाला है, वो लंबे समय तक का पेमेंट है, इसलिए हम उसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म के ऊपर आते हैं, दैट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? नाउ कैपिटल इज द रिसोर्स दैट द ओनर ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस। आसान से आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जो भी पैसा ओनर बिजनेस के अंदर लेकर के आता है उसको उस ओनर का कैपिटल बोलते हैं बिजनेस के अंदर। अब ये कैपिटल अलग अलग फॉर्म में हो सकता है ओनर पैसा लेकर के आए बिजनेस में, हो सकता है ओनर के पास कोई गाड़ी पड़ी हुई है वो उसने बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है ओनर के पास कोई ज़मीन पड़ी हुई हो जिसको बिजनेस के लिए वो यूज़ कर रहा है तो वो लैंड एंड बिल्डिंग उसने बिजनेस में ट्रांसफर कर दी, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल कैन बी इन कैश और इन काइंड। काइंड मतलब सामान में, कैश मतलब तो आपको पता ही है। सो कैपिटल इज व्हाट? जो पैसा ओनर और जो रिसोर्सेज ओनर बिजनेस के अंदर लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। रेवेन्यू और सेल्स का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक करके सामान बेचते हैं लोगों को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल्स। और वो चीज़ों को बेच करके जो पैसा हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू को इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ सेल्स क्या है? जो हम सामान बेच रहे हैं लोगों को, एंड रेवेन्यू क्या? वो सामान को बेच करके जो पैसा आ रहा है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ओके, अब अक्सर लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, रेवेन्यू इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रॉफिट इज अ डिफरेंट थिंग। रेवेन्यू क्या होता है? सामानों को बेच करके या सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो पैसा हमें मिला, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। जबकि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज लाइक नेट एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को दे करके या बेच करके जो पैसा मिला हमें, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट्स हमने इनकर किए। फॉर एग्जांपल हमने कोई सामान बेचा 100 रुपए में, उस सामान को हमने खरीदा था 80 रुपए में, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? 20 रुपीज। मतलब कि उस ट्रांजैक्शन को अंडरटेक करके जो फायदा हमें हुआ, जो मुनाफा, जो फायदा हुआ, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। वेयर एल्स उस सामान को बेच करके जो पैसा हमारे पास आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंसेस। रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चे हमें करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस में
स्टाफ काम करता है तो उसको हम सैलरी देते हैं, लोग हमारे आते हैं तो उनके लिए कुछ खर्चे करते हैं हम, या फिर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, जो किराया पे कर रहे हैं हम बिजनेस को करने के लिए, जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, जो हमारे यहाँ लेबर काम करते हैं, उनको हम वेजेस पे कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर एक्सपेंसेस। ओके, जबकि एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसे खर्चे और ऐसा पेमेंट जो हम करते हैं फॉर व्हाट? फॉर सम बेनिफिट। ओके, फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या है कि वो खर्चा करके हमको किसी तरीके का बेनिफिट मिल रहा है। सी, दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं बट दोनों में बहुत फर्क है। ये एक खर्चा है और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको पे करके हमको किसी तरीके के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स, हमने पे किया और उसके बदले में हमको सामान मिला। ठीक है, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग, वो क्या, वो एक्सपेंडिचर है, उसके बिहाफ पे हमें कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि हम किसी तरीके की व्हीकल खरीद रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब हम बिजनेस करते टाइम जो भी खर्चे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने ऊपर बताया, सैलरी, वेजेस, रेंट जो हम पे करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। इट इज एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट, ऊपर रेवेन्यू बताते टाइम मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। दैट मीन्स कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं लॉस। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस करने के बाद जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि मैंने साल भर में जितने भी चीज़ों को बेचा या भी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके अगेंस्ट जो मैंने कॉस्ट्स इनकर किए वो बहुत ज़्यादा थे। मुझे रेवेन्यू हुआ 100 रुपये का, जबकि मेरे कॉस्ट्स इनकर हुए 110 रुपये के, तो मुझे 10 रुपये का घाटा हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉसेज। दैट मीन्स हमारा सेल्स कितने का था? 100 रुपये का। हमारा कॉस्ट था कितने का? हमारा कॉस्ट था 110 रुपये का। सो हमारा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10 रुपये का लॉस हो गया। सो लॉस इज व्हाट? द एक्सेस ऑफ कॉस्ट्स ओवर आवर रेवेन्यू, इट इज नोन एज लॉस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? नाउ जनरली बिजनेस, जब भी हम बाहर जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए या जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें डिस्काउंट दो तरीके से मिलता है। अब पहले जान लेते हैं डिस्काउंट होता क्या है। सामान को बेचने का जो भी प्राइस होता है उससे कम जो हम पेमेंट करते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ का प्राइस अगर 100 रुपये है और हमें वो चीज़ मिल गई कितने रुपए में? 98 रुपीज़ में, तो 2 रुपये क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ उस चीज़ के अगेंस्ट में। नाउ डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाले चैप्टर्स में आप लोग यूज़ करने वाले हैं। दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नाउ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब भी किसी भी प्रोडक्ट के लिस्ट प्राइस के ऊपर कोई हमको डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, आप सामान खरीदने जाते हैं और किसी चीज़ का प्राइस है 150 रुपीज़ और ट्रेडर आपसे बोलता है कि आप ये सामान हमसे खरीदेंगे तो हम आपको स्ट्रेट अवे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे इसके ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। या फिर जब आप सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो दिया रहता है 50% फ्लैट ऑफ, दैट इज व्हाट? इट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करते हैं। ये एक याद करने वाली बात है और रिमेंबर करने वाली बात है। दूसरा चीज़ होता है कैश डिस्काउंट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट विच इज रिसीव्ड बाय अस फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट्स। मतलब किसी चीज़ को हमने परचेज किया और उसको परचेज करते टाइम जो बेचने वाला था उसने हमसे बोला कि इसका प्राइस 150 रुपीज़ है, फ्लैट डिस्काउंट हम आपको 20 रुपीज़ दे रहे हैं, दैट मीन्स 130 रुपीज़। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो गया यहाँ पे? 20 रुपीज़ का हो गया। नाउ वो बोलता है कि अगर आप 10 दिन के अंदर हमको पेमेंट कर देते हैं तो एडिशनल 5 रुपीज़ का हम आपको डिस्काउंट देंगे। अगर 10 दिन के अंदर आप हमको पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 130 रुपीज़। तो इस केस में ट्रेड डिस्काउंट हुआ 20 रुपीज़ और 5 रुपीज़ हुआ कैश डिस्काउंट। दैट इज द डिस्काउंट दैट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय अस फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट।
नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ वाउचर। देखते हैं कि वाउचर क्या है। वाउचर क्या है? ये एक आप सपोर्टिंग कह सकते हैं। सपोर्टिंग कहने का मतलब ये कि जब भी हम बिजनेस में किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक सपोर्टिंग बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की। फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी तरीके का पेटी खर्चा किया, 500 रुपये का या 1000 रुपये का खर्चा किया, तो उस खर्चे को अप्रूव करने के लिए एक वाउचर क्रिएट करना पड़ता है हमें। उस वाउचर में डिटेल्स दिए रहते हैं, तारीख क्या है, खर्चे के डिटेल्स क्या हैं, अमाउंट क्या है, उसमें अप्रूविंग अथॉरिटी का, जो भी आपके बिजनेस में उन खर्चों को अप्रूव करता है, उसका सिग्नेचर रहता है। तो वो एक वाउचर है, ठीक है। वो वाउचर किस लिए यूज होता है? दैट इज अ सपोर्टिंग फॉर इनिशिएटिंग अ ट्रांजैक्शन, आप एक तरीके से कह सकते हैं। इन वाउचर्स को आपको अपने बिजनेस में रखना पड़ता है कुछ समय तक के लिए एज अ प्रूफ ऑफ द एक्सपेंस दैट यू हैव डन। ओके, तो वाउचर क्या है? इट इज अ सपोर्टिंग एविडेंस अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस विच मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी इन योर बिजनेस। ओके, गुड्स नॉर्मल सी चीज़ है जिस चीज़ के अंदर हम डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बिजनेस है कि मैं जनरल स्टोर की चीज़ें बेचता हूँ लोगों को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। वो मेरे लिए गुड्स है बिकॉज मैं उन चीज़ों के अंदर ट्रेड करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान के लिए कोई चीज़ गुड्स है तो वो दूसरे इंसान के लिए भी वो गुड्स ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ, मेरा जनरल स्टोर का बिजनेस है और मुझे अपने बिजनेस में एक व्हीकल की ज़रूरत है अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो मैं व्हीकल खरीद करके लेके आता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए एक फिक्स्ड एसेट होगा, वो मेरे लिए गुड्स नहीं होगा। जबकि जिस पर्सन ने उस गाड़ी को मुझे बेचा है उसके लिए वो गुड्स है बिकॉज वो उस चीज़ के अंदर ट्रेड करता है। सो गुड्स क्या होते हैं? जिन चीज़ के अंदर हम ट्रेड करते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, दैट इज ड्राइंग्स। नाउ व्हाट इज ड्राइंग्स? ऊपर मैंने बताया था कि कैपिटल क्या होता है। जो पैसा और जो रिसोर्सेज ओनर बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है कि ओवर द टाइम कुछ पैसा ओनर बिजनेस से निकालता जाए, भाई उसको भी अपने खर्चे मेंटेन करने हैं। तो जो पैसा फ्रॉम हिज कैपिटल ओनर बिजनेस में से निकालता जाता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ओके, ड्रॉइंग्स इज व्हाट? द विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। जो पैसा जो ओनर है बिजनेस का वो बिजनेस से निकालते जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ठीक है, बिजनेस के एसेट्स और रिसोर्सेज कम होते जाते हैं अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? परचेजेस। परचेजेस मतलब क्या? जो गुड्स हम खरीद रहे हैं, जिन चीज़ों में हम ट्रेड करते हैं, उन चीज़ों को जब हम दूसरे ट्रेडर से या दूसरे बिजनेस एंटिटी से परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस। दैट मीन्स उस सामान को खरीदना। ये जनरल टर्म्स है, इसका मतलब आपको ऐसे भी पता होगा, बट स्टिल फॉर अ रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक, जिन सामान में हम डील करते हैं और उसका जो करेंट क्वांटिटी हमारे पास हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज स्टॉक। दैट इज द स्टॉक ऑफ द आइटम दैट वी ट्रेड इन दैट इज अवेलेबल विथ अस राइट नाउ। मतलब सपोज करो कि मैंने 500 यूनिट्स सामने से परचेज किया सामान, उसमें से 300 यूनिट्स मैंने आगे सेल कर दिया। सो व्हाट इज द स्टॉक अवेलेबल विथ मी राइट नाउ? दैट इज 200 यूनिट्स। तो उसको स्टॉक बोलते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमारे पास अभी अवेलेबल है दैट इज नोन एज स्टॉक। ओके, नेक्स्ट चीज इज डेटर्स। ये इंपॉर्टेंट ये भी है और हमारे क्रेडिटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये इनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो इनका मतलब जान लेना बहुत ज़रूरी है। डेटर्स, अगर हम उधार में सामान बेचते हैं लोगों को आगे, फॉर एग्जांपल एक जनरल स्टोर वाला है, वो लोगों को उधार में सामान बेचता है जिनसे वो मंथली बेसिस पे पेमेंट ले लेता है। या फिर मैं अगर कोई होलसेलर हूँ, मैं सामने रिटेलर को फ्री में सामान अगर क्रेडिट पे उधार पे सामान बेचता हूँ तो वो मेरा डेटर हुआ। जिन लोगों से हमें पैसे वसूलने हैं फॉर द गुड्स और सर्विसेज विच वी हैव प्रोवाइडेड टू देम ऑन क्रेडिट बेसिस, जो उधार पे मैंने उनको दिया है वो हमारे क्या हुए? डेटर्स हुए। ओके, ठीक उसी तरह का क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिन लोगों से हमने सामान जो है वो उधार पे खरीदा है। आई मीन सपोज कीजिए कि मैंने गुड्स खरीदा और सामने वाले ने मुझे क्रेडिट पीरियड दिया कि ठीक है आप मुझे 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देना, तो वो बंदा मेरे लिए क्या हुआ? वो बंदा मेरे लिए मेरा क्रेडिटर हुआ बिकॉज हमें उनको पेमेंट करना है, हमारी लाइबिलिटी है। ऊपर मैंने जब करंट लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज बताया था तो आपको एग्जांपल दिया था कि क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटीज। ठीक है,
सो क्रेडिटर्स हमारे क्या हैं, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़ होती है हमारी। और उसी तरीके से जो डेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं, ये जनरली रोटेट होते रहते हैं। ओके, सो डेटर्स जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा एंड वी हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम देम, एंड क्रेडिटर्स जिन लोगों से हमने उधार में सामान खरीदा एंड वी हैव टू पे मनी टू देम। ओके, नाउ अदर टर्म्स, एक आखिरी चीज़ है गेन्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप समझ जाएंगे ओवर द टाइम, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। गेन्स क्या होते हैं, जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ को करके हम पैसे कमाते हैं कभी कभी अचानक से, उसको हम गेन्स कहते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हमने किया उसके ऊपर जो एडिशनल, सपोज करो मैंने 10 रुपये में सामान खरीदा, सामने 11 में बेचा, तो 1 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। वेल गेन्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और चीज़ में ट्रेड करता हूँ और मैंने अपने बिजनेस के लिए एक व्हीकल खरीद करके रखी थी, वो व्हीकल मेरे बुक्स में थी, फॉर एग्जांपल वो व्हीकल मेरे बुक्स में थी 5 लाख रुपीज़ पे, ये बुक वैल्यू थी हमारे बुक्स में, वो व्हीकल खड़ी थी 5 लाख रुपए पे। मैंने इस व्हीकल को बेच दिया कितने में, मैंने इस व्हीकल को बेच दिया 5,50,000 रुपीज़ में। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गेन, क्योंकि हमारे बुक में ये हमारा काम नहीं है। ओके, ये हमारा काम नहीं है, हम गुड्स में डील करते हैं, बट हमने अपना व्हीकल बेचा है जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख थी, बट मैंने 5,50,000 रुपीज़ में बेच दिया है, तो हमारे लिए वो गेन हो गया 50,000 रुपीज़ का। मतलब नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ को करके अगर कभी कभार हमें कोई फ़ायदा हो जाता है तो उसको हम गेन बोलते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो से रिलेटेड नोट नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, या फिर उस लिंक से जा करके इस नोट्स को आप ले सकते हैं। ये NCERT से उठाए हुए नोट्स हैं, थोड़ी एडिटिंग्स हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, अच्छे नोट्स हैं ये। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा इस वीडियो पे, बिकॉज बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए बाय बाय।